एक तरफ सांस का मर्ज लिए दिल्ली इमरजेंसी में पड़ी है और दूसरी तरफ डॉक्टर सरकार है जो अभी इलाज की योजनाओं पर ही बहस कर रही है। इसी बीच आप और हम भी हैं जिनकी दिलचस्पी सिर्फ ये जानने में है कि इस इलाज का साइड इफेक्ट क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। ऑन द स्पॉट में एक बार फिर से शहर की सेहत का सवाल। दिल्ली के बड़े सरकार का फोकस सिर्फ सड़क की गंदगी है और छोटे सरकार को भ्रष्टाचार की गंदगी के सिवा और कुछ सूझता नहीं। ऐसे में राहत की बात है कि आखिरकार उन्हें समझ में तो आया कि हवा की गंदगी भी खतरनाक हो सकती है। देर से ही सही, उन्हें एक फॉर्मूला तो हाथ लगा है। सम और विषम नंबरों के आधार पर गाड़ियों को चलाने का फैसला हिट होगा या फ्लॉप, इस पर ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। अभी ये वो वक्त नहीं जब आप किसी फॉर्मूले को खारिज करें। दिल्ली की हवा को फौरन इलाज की जरूरत है और इसे होने दीजिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि ऑड और इवन का फॉर्मूला सिर्फ इमरजेंसी की दवा है, इसका अस्थायी इलाज क्या है। नमस्कार। केजरीवाल प्रदूषण पर चिंता जता रहे हैं और दिल्ली की सड़क से गाड़ियां कम करने के लिए सम विषम का फॉर्मूला क्यों जरूरी है ये भी बता रहे हैं। सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियां हैं, अगर हवा साफ करनी है तो सड़क पे गाड़ियों की संख्या तो कम करनी पड़ेगी। वो इस बात से अनजान नहीं होंगे कि दिल्ली उनके फॉर्मूले की क्या काट निकालेगी। मुमकिन है कि कई लोग इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गए हों कि गाड़ियों का जोड़ा लगाने का सही वक्त आ गया है। बस नंबर लेते वक्त जरा ऑड इवन का मिलान कर लिया जाएगा। वैसे भी दिल्ली वालों को गाड़ियों का जबरदस्त शौक रहा है, अब तो बहाना भी है। फिर भी कई लोग मानते हैं कि सरकार के इस कदम से दिल्ली की हवा को फौरी तौर पे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन लंबी राहत के लिए कई दूसरे और ज्यादा ठोस उपाय करने पड़ेंगे। बल्कि कुछ उपाय तो इस फॉर्मूले को लागू करने से पहले ही कर लेने चाहिए थे। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ऑड इवन का फॉर्मूला किसी नासूर को नुस्खे से ठीक करने की कोशिश जैसा है, लेकिन शुक्र है एक कोशिश हुई है और जरूरत है कि इन कोशिशों को, ऐसी कोशिशों को योजनाओं के साथ, प्लानिंग के साथ जोड़ने की। और इसीलिए आज हम आ गए हैं एसपीए, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो कैसे शहर की बसावट कैसी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रूट किस तरीके से तय किया जाना चाहिए कि ताकि बड़ी आबादी को शहर में मूव करने में सुविधा हो, लैंड यूज कैसा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल और पैमाने हैं जिसके आधार पर दिल्ली कहां ठहरती है ये समझने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर पीके सरकार हैं जो कि ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और संयुक्ता भादुड़ी जी हैं जो कि अर्बन प्लानिंग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। इंस्टीट्यूट के बहुत सारे छात्र भी हमारे साथ हैं। सर, अभी तक ये जो ऑड इवन नंबर वाली बात, जो फॉर्मूले की बात हो रही है, इसको किस रूप में देखते हैं? ये समस्या का समाधान है? ये क्विक फिक्स सॉल्यूशन है। क्विक फिक्स सॉल्यूशन से सब कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हो नहीं पाता है। इधर में काफी समस्या पैदा हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सा विकल्प, जो कौन सा? मैं जो सोच रहा था, मैं सबको बोला, इसको बोलता है एज ए पार्ट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट स्कीम, इसको बोलता है कार पूलिंग ऑप्शंस। इसी में क्या होता है, हम जैसे बहुत आदमी औरत कोई रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं, वर्क प्लेस सेम है, उसी में आपको पहले एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए। दिल्ली जैसे डीम्स में भी कैन बी ब्रॉट इन। वो क्या करेंगे, मैंडेटरी सबको जो गाड़ी चलाता है उसको इंटरनेट में बोलेंगे आपका डिटेल्स ट्रैवल पैटर्न बताइए, रेगुलर आप कैसे कम्यूट करते हो, कैसे जाते हो, हैं, और आप जो हम लोग मैंडेटरी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको पार्टिसिपेट करोगे कि नहीं? मतलब कार पूलिंग का हिस्सा बनूं आप? हाँ, आप मैं तो मैंडेटरी करना चाहते हो, आप नहीं करोगे तो आपको ऑड इवन नंबर चलाएंगे। अच्छा, अभी कह रहे थे कार पूलिंग की बात, और वो कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन होना चाहिए था। आप शहर में जो सुरक्षा के हालात हैं, खास करके महिलाओं को लेकर के, उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये कार पूलिंग वाला प्रेफरेबल है? ये विमेन सेफ्टी इज वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। अगर कारपूलिंग ऐप के साथ एक विमेन सेफ्टी ऐप भी कनेक्ट किया जाए, ओनली एंड ओनली देन फिर कारपूलिंग एक वायबल ऑप्शन होगा विमेन के लिए। नहीं तो मुझे नहीं लगता महिलाओं का जो सुरक्षा का सिचुएशन है दिल्ली में, कारपूलिंग कोई अनजान इंसान के साथ करना बहुत सेफ नहीं हो सकता है। हाँ, इसको बहुत प्रेफर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हम संयुक्ता जी से बात करते हैं। ये मैम, आप बता रही थी कि
जो मेट्रो की प्लानिंग हुई खास करके दिल्ली में, वो कुछ इस तरीके से हुई कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है, एक बड़ा तबका, वो उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये प्लानिंग में कहां चूक रह गई है? एक्चुअली जब मेट्रो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब प्लान कर रहे हैं, वो अपना प्लान खुद कर रहे हैं। जो डीडीए जो मास्टर प्लान कर रहे हैं, वो डीडीए ने अपना प्लान खुद कर, दोनों के साथ कोई तालमेल नहीं हो रहा है। अच्छा। तो जब मगर वो लागू हो रहे हैं एक ही शहर के ऊपर। अच्छा, यानी कि आप ये कह रही हैं, मैं इसको बहुत साफ साफ पहले बताऊं अपने दर्शकों को, कि आप ये कह रही हैं कि जो मेट्रो की प्लानिंग कर रहे हैं और जो शहर की प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों दो एजेंसियां हैं और दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। उसकी वजह से शहर कहीं और विकास कर रहा है और मेट्रो कहीं और जा रहे हैं। दूसरी बात है कि जब वो शहर के ये बसे शहर है, जो ये ऐसा नहीं है कि नई शहर है, ये ऑलरेडी डेवलप शहर है, बसे उसके ऊपर मेट्रो को सुपर इम्पोज कर रहे हैं हम। तो जब वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो देखा जाना चाहिए कि शहर का लैंड यूज कहाँ है, डेंसिटीज, ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, कैसे लोग चलते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो वो यूजेस, एक्टिविटीज, ये बहुत जरूरी है देखने के लिए। अच्छा, तो मेट्रो तो हमने बिछा दिया, लेकिन फीडर सर्विस फीडर सर्विस है वही जो मैं बोल रहा हूँ, फीडर सर्विस नहीं है। जैसे मैं सीआर पार्क में रहता हूँ, पहले बस चलते थे, अभी बस नहीं चलते हैं। हमारा मेट्रो 3 किलोमीटर दूर है। मैं ऑटो रिक्शा के लिए मांगू तो नहीं कर सकते, पैदल भी नहीं जा सकते। और ऑटो भी बहुत ज्यादा 100 रुपया मांग लेते हैं। कभी समस्या पैदा हो जाता है। दिक्कत यह है कि हम लोगों ने अभी जितनी बातचीत हुई उससे एक बात जो समझ में आई कि हमने पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान की शुरुआत तब की जब हम डूबने के कगार पे पहुंच गए हैं, है ना। तो ये इमरजेंसी मेजर से इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो आपातकालीन जो चिकित्सा है वो हम कर रहे हैं, वो इससे समस्या हल नहीं होगी। ये एक फौरी तौर पे इससे थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन ये अस्थायी समाधान नहीं है। अस्थायी समाधान के लिए हमको सिर्फ दिल्ली नहीं, एनसीआर के टर्म में इसको सोचना पड़ेगा और शहर की प्लानिंग को ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग के साथ जोड़ना पड़ेगा। दिल्ली से पहले दुनिया के जिन दूसरे शहरों ने ऑड इवन के फॉर्मूले को अपनाया है, उन्होंने पहले इसकी काफी तैयारी की थी। हांगकांग और टोक्यो जैसे शहरों में करीब 80% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिल्ली में यह आंकड़ा 50% से भी कम का है। और इसके लिए दिल्ली वालों को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सुबह शाम मेट्रो और डीटीसी की बसों में खचाखच भरकर जाते हुए दिल्ली को हम रोज देखते हैं। बल्कि सवाल भी यही है कि पहले से ही ओवरक्राउडेड दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस भीड़ का भार कैसे ढोएगी जो ऑड इवन फॉर्मूले के लागू होने के बाद होने वाली है। दिल्ली की सड़कों पर अभी डीटीसी की करीब 4700 बसें हैं, जबकि 2010 में ही 10,000 बसों की जरूरत थी। ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद से दिल्ली को करीब 15,000 बसों की जरूरत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना पहली जरूरत है, लेकिन कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं जिन्हें टाला नहीं जाना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग दिल्ली की सड़कों पर अपने कार वाले और बेकार वाले दिनों का हिसाब किताब लगाने में लगे होंगे, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि आज की तारीख में कार की बात करना असल में बेकार की बात है, क्योंकि दिल्ली के हालात बहुत ही खराब हैं और जरूरत यह है कि हम कार से आगे बढ़कर उस बारे में बात करें जिससे कि शहर की आबो हवा को और बेहतर किया जा सके और इसे और साफ सुथरा बनाया जा सके। और इसके लिए कई दूसरे मेजर्स और कई दूसरे तरह के कदम उठाने की जरूरत है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं शिरीन सीएससी में रिसर्च एसोसिएट हैं। शिरीन, ये ऑड इवन वाला फॉर्मूला तो शुरू हो गया, इसको लेकर तो बातें हो ही रही है, लेकिन इससे आगे बढ़ने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि भाई और क्या क्या मेजर होने चाहिए जिससे कि भविष्य के लिए और आगे के लिए शहर को बेहतर बनाया जा सके। देखिए, ऑड इवन वाला जो फॉर्मूला है वो एक मेजर की तरह आया गया है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ एक हेल्थ एडवाइजरी भी हमें चाहिए कि जिससे कि पब्लिक को पता चले कि पोल्यूशन का कितना लेवल है और वो अपनी कौन सी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब कि लोगों को जो अवेयर करने का काम है वो नहीं हो रहा। नहीं। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि भाई पॉल्यूशन को लेकर के सरकार को कदम उठाने चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए, तो ये डीजल गाड़ियों का मसला आता है। ये तो सरकार के हाथ में पूरी तरीके से, सरकार इस पर क्यों कुछ नहीं कर रही है? देखिए, डीजल और ये हमने रिकमेंडेशंस में बताया था, हमारा जो एक क्लीनर एक्शन प्लान था जो हमने दिल्ली गवर्नमेंट को सबमिट किया है, हमने उसके
जिसमें ये बोला है कि अगर हम कंपेयर करें तो डीजल और पेट्रोल कार्स में, पेट्रोल कार के कंपैरिजन में डीजल गाड़ी 3 to 5 टाइम्स ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस यानी कि 3 से 5 गुना ज्यादा देती है। हाँ जी, तो हम देख सकते, और अब जो हमारा प्राइस डिफरेंशियल है पेट्रोल और डीजल में वो बहुत ही ज्यादा है, और इस वजह से बहुत लोग डीजल गाड़ियां भी खरीदते हैं। तो और हमारी फ्यूल क्वालिटी इस पॉइंट पे बहुत पुअर है। हमारी जो फ्यूल क्वालिटी दिल्ली में है वो भारत स्टेज 4 है। बहुत सारी सिटीज हैं इंडिया में जो अभी भी भारत स्टेज 3 पे हैं, और इस टेक्नोलॉजी में फ्यूल एमिशंस भी बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। ना ही हम वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिसमें हम पार्टिकुलेट फिल्ट्रेट्स डाल सके अपनी गाड़ियों में, तो एमिशंस क्लीन नहीं हो सकते। यूरो 6 तक पहुंच चुका है और तब भी वहां पे पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम होती है। और हम यूरो 3 पे ही अभी हम अगर भारत स्टेज 4 में दिल्ली में हो, और तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितना अभी प्रॉब्लम हो रहा है। पिछले कुछ सालों से दुनिया के कुछ बड़े मंचों पर विकास और पर्यावरण की जंग को लेकर बहस छिड़ी है, जबकि ये जंग हम रोजाना लड़ते हैं अपनी सहूलियत और प्रकृति के बीच चुनाव को लेकर, और हर बार सहूलियत ही जीतती रही है। ऑड इवन के मसले पर भी अपनी सहूलियत की बात हम सबसे पहले सोच रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सुविधा के साथ साथ पर्यावरण के बारे में भी सोचते और करते रहते हैं। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे ऐसे ही एक शख्स से। हम शहर आते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पैसे कमाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, कितना कुछ लेते हैं हम शहर से, लेकिन देने के नाम पर हम प्रदूषण और गंदगी के सिवाय शायद ही कुछ दे पाते हैं शहर को। हमारे साथ आर.के. गुप्ता जी हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ की तरह ये भी दिल्ली और नोएडा आए, हाँ बहुत पहले आए हालांकि, और इन्होंने भी कारोबार किया, पैसा कमाया, अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन साथ साथ शहर को देने का भी कुछ काम इन्होंने किया। एक छोटा सा शौक और शहर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज और एक अच्छा ट्रेंड आपने शुरू किया। बागवानी का शौक है। घर के सामने जो छोटी सी जगह है और घर के भीतर जितनी जगह है उसमें ही इन्होंने कुछ इस तरीके से काम करने की कोशिश की है कि थोड़ा समाज और है ना आसपास की आबो हवा जो है थोड़ी साफ सुथरी और प्रेरित हों, दूसरे लोग प्रेरित हों। तो हम तो चाहे जितना बड़ा कर रहे हैं, लेकिन लोग प्रेरित हों हमारे जैसे, और सैकड़ों हजारों लोग अगर जुड़ेंगे पर्यावरण का सुधार होगा। तो हम आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आर.के. गुप्ता जी के जो छोटी सी बागवानी है उसमें क्या कुछ है, और इन्होंने अपने छोटे से प्रयास से लेकिन लगातार प्रयास से तमाम तरह के लगाए हुए हैं, जिसमें हर्बल भी हैं, ऑर्नामेंटल भी हैं, फूलों के भी हैं, जो है सभी साग सब्जियों के भी, फल फूल और दवाइयों के पौधे, सब तरह के, सब मेडिसिनल प्लांट, सब तरह की चीजें आपने लगा रखी है। तो ये एक छोटी सी जगह है इनके पास, घर के आगे और घर के भीतर कुछ थोड़ी सी जगह है, जिसमें कि इन्होंने एक गार्डन, इसको कहिए कई तरह का, इसको किचन गार्डन नहीं कर सकते हैं, कई तरह का गार्डन है, सब है ना, मिला जुला। बिल्कुल इसमें फूल फल पौधे है ना, ताकि किसी भी चीज का जरूरत हो तुरंत मिल जाए। पूजा के लिए फूल चाहिए तो फूल मिल जाए, खाने के लिए सब्जी चाहिए तो हमें सब्जी चाहिए। अच्छा, ये देखिए सेम है, छोटा सा एकदम छोटा सा प्लास्टिक है, हाँ उसमें इन्होंने काफी, इसमें हम एक हफ्ते में अपने घर के लिए इससे 250-300 ग्राम सेम का फली निकाल लेते हैं, जो हमारा घर का जरूरत पूरा हो जाता है। चलिए, तो ये बहुत, जबकि इसमें मुझे लगता है कि बहुत थोड़ी सी मिट्टी आपने डाली है और उसी में ये ठीक ठाक बड़ी लता हो गई। प्रकृति हमें बहुत कुछ दे सकती है, बस थोड़ी सी हमें इच्छा शक्ति की जरूरत है ना उसके प्रति। और सच तो ये कि प्रकृति सब कुछ देती है, सब कुछ, बहुत कुछ किया, सब कुछ प्रकृति देती है, हम क्या करते हैं, है ना, हम तो जो लेते हैं प्रकृति से लेते हैं। हाँ, यह है कि लौटाने के वक्त जो है लौटाते नहीं है, हम बस लेने में यकीन करते हैं, देने में यकीन नहीं कर रहे हैं। ये देखिए सर, ये नींबू का है, ये मैं छोटा सा पेड़ लाया था, मेरे को इधर रोड साइड पे पड़ा मिला था, किसी का गमला टूट गया था, उसने फेंक दिया था। अच्छा, इस पौधे के समय? हाँ, पौधे के समय। अच्छा, तो मैं ले आया, मैंने लाकर यहाँ रोपण करा, और आज देखिए 2 साल में ये काफी बड़ा हो गया। अब तो लगता है फल भी आएगा, फल भी आते हैं। अच्छा, फल आने लगे, पिछली बार आया था। अच्छा, तो ये इन्होंने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा सा बोर्ड भी लगा रखा है, हरित सेवा मिशन, फ्री पौधे व परामर्श के लिए संपर्क करें आर.के. गुप्ता। तो ये नोएडा सेक्टर 108 में इनका अपना घर है, और यहाँ पे अपनी छोटी सी बागवानी इन्होंने कर रखी है, और साथ ही साथ लोगों को
फ्री में पौधे भी बांटते हैं और परामर्श भी बांटते हैं। तो मतलब ये मकसद नहीं है कि इससे बहुत इनको फायदा मिलता है, लेकिन ये जरूर है कि इसके जरिए एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और समाज में। अच्छा, मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि हाँ, ये देखिए, ये मरवा का है सर। अच्छा, मरवा। हाँ, मरवा, इसका खुशबू देखिए। हाँ, ये चटनी बनाने के काम भी आता है। अच्छा, और इससे सांप भी दूर भागता है। अच्छा, सांप भी इससे दूर रहते हैं। हाँ, रात की रानी से सांप पास में आता है। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ उधर रात की रानी भी एक लगा रखी है आपने। जी जी, है, मतलब सांप को बुलाने और भगाने दोनों का इंतजाम है। जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इधर देखिए, ये सफेद बैंगन है, तो ये सब्जी का भी इंतजाम है। पता नहीं इससे इनको कितनी सब्जियां मिलती होगी, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि घर की पूर्ति हमारी हो जाती है। अच्छा, हाँ, हम 5 लोग हैं। हाँ, 5 लोगों के लिए 200-250 ग्राम चाहिए होते हैं। और हफ्ते में एक आध बार निकल आता है। और ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, कोई खाद, हमने सिर्फ खाद के अलावा हाँ, कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं कर। ये देखिए, ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स के की खाली बॉटल्स हैं जिसको आप अमूमन फेंक देते हैं, इसको इन्होंने यहाँ पे गमले की तरह किसी ना किसी 3R फार्मूला मैक्सिमम यूज करता हूँ मैं। 3R, हाँ, क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अच्छा, हाँ, रिड्यूस के मतलब कि कम से कम वेस्ट करिए। वेस्ट करिए और कुछ ना कुछ उसका रीयूज करिए। अगर हो सके तो रीयूज करिए। नहीं तो रीयूज, ये रीयूज है। रीयूज है कि वो खाली बॉटल हो गई तो यहाँ पर हमने उसमें पौधे लगा दिए हैं, और अगर जरूर, अगर मान लिया रिसाइकिल होने लायक है तो रिसाइकिल कर दो। तो इस तरीके से मतलब पर्यावरण के लिए बचाने और उसको, है ना, अच्छा रखने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। तो कहने का ये कि थोड़ी सी इच्छा शक्ति, थोड़ा शौक, है ना, तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, भरपूर मिल जाता है, भरपूर मिल जाएगा। दिल्ली की हवा आपसे कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांगती। अपनी सुविधाओं के बीच शहर की जरूरतों को भी थोड़ी सी जगह देने की जरूरत है, बस। सम और विषम का फॉर्मूला विषम परिस्थितियों में समझदारी भरा फैसला है या नहीं, ये सिर्फ सरकार की तैयारियों से तय नहीं होगा। आपका सहयोग भी बहुत कुछ साबित करेगा, क्योंकि ये सड़क सरकार की है, कार आपकी है, लेकिन ये शहर सबका है, इसकी हवा हम सब की है। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही। हमारे सहयोगी मनीष झा और नीतीश कुमार के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऑन द स्पॉट में, किसी और स्पॉट पे।